हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, जहां माँ अवतार नरसिम्हा की बहुत ज़्यादा फिर से तारीफ करने वाले हैं, वॉर 2 की भी करेंगे, कूली की भी करेंगे, बट माँ अवतार नरसिम्हा लोगों के मन में क्या भाई है भाई साहब। तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आज थोड़ा सा सैयारा के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कल जब मैंने बिजनेस एनालिसिस किया कूली का और वॉर 2 का किया, तो मतलब बहुत सभ्यता के दायरे में सब लोगों ने बहुत सारे अपने कमेंट्स करे। लार्जली अच्छे थे, कुछ नॉट सो अच्छे थे, और वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े के जोन में चले गए। उनको तो मैंने अनसब्सक्राइब ही करवा दिया, मतलब परमानेंटली ब्लॉक ही कर दिया चैनल के ऊपर, क्योंकि हमारे लिए सभ्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन और आया, तो उन्होंने बोला कि सर अच्छा लग रहा है कि आप हमें बिजनेस एनालिसिस बता रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो एक चीज़ और बताओ कि ये OTT का फॉर्मेट कैसे चलता है। तो कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस जहाँ से मूवी का भी होता है, तो मूवी OTT के ऊपर भी बिकती है डायरेक्टली, और साथ में सीरीज़ भी बिकती हैं, तो इससे ही शुरू करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा सिर्फ नेटफ्लिक्स का, और उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है वो इंटेंडर, जिसको सीरीज़ बनानी है, और एक हो गया परचेजर, जैसे कि आपका OTT प्लेटफॉर्म हो गया नेटफ्लिक्स। जस्ट एज अ नंबर से, नेटफ्लिक्स का जो इंडिया का पिछले साल का रेवेन्यू था वो 2900 था, जिसमें उन्होंने 52 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया था, जिसमें 12 मिलियन के आसपास उनके सब्सक्राइबर्स भी हैं, और ज़्यादातर जो उनका पैकेज है वो 250 रुपीज़ वाला वो ज़्यादा बिकता है। तो ये सब्सक्रिप्शन पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ये प्रोड्यूस भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ये प्रोड्यूस करके किसी और को भी राइट्स दे सकते हैं, ये उससे भी पैसा कमाते हैं। तो एज अ प्रोडक्शन हाउस ये बिहेव करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है मर्चेंडाइज। तो आपने देखा होगा कि जैसे मनी हाइस्ट है या फिर स्क्विड गेम है, इससे भी ये पैसा कमाते हैं। मर्चेंडाइज बहुत बिकती है, जो पॉपुलर शोज़ हो जाते हैं। और इनका अगर लास्ट ईयर का बजट देखा जाए 2024 का, तो $17 बिलियन था ग्लोबली। तो इंडिया का भी छोटा बजट था, लेकिन ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाता है। और आप समझ ही पा रहे हैं कि इतना कुछ प्रोड्यूस करने के बावजूद भी ये 52 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। ये वैसे वाले ई कॉमर्स वाले टाइप के फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन जो शॉपिंग है, वैसा नहीं है कि सस्ते में बेच दिया माल, ये वैसा नहीं है, ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी कॉन्वर्सेशंस करते हैं यूजुअली उन लोगों से जिनके पास या तो मूवी या फिर वेब सीरीज़ बनी हुई होती है एट अ कॉस्ट, मान लीजिए 100 रुपये। फिर नेगोशिएशन चलता है कि किस हद तक वो इसको ख़रीद सकते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि यार मुझे नई स्टोरी चाहिए, तो नई स्टोरी वाले लोग आएँ। और जो नई स्टोरी वाले लोग आते हैं, उनको ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपकी ये स्टोरी है, इस तरीके की स्टार कास्ट आप लेना चाहते हैं, तो हम टेंटेटिवली मान लीजिए आपको 150 करोड़ रुपए दे देंगे। और इनकी जैसे मान लीजिए लागत आती है प्रोड्यूसर साहब की, जो सोच रहे हैं कि हम इसको बनाएंगे, वो 100 करोड़ आती है। अब प्रोड्यूसर साहब भी स्मार्ट होते हैं, बहुत से केसेस में वो पैसे नहीं लगाते हैं, वो फाइनेंसर ढूंढते हैं। को प्रोड्यूसर और ये सब जो नाम आप सुनते हैं, वो एक फाइनेंसर का दूसरा रूप है कहने वाला। वो इनको पैसे देता है कि ठीक है, आप 100 करोड़ में पिक्चर बना लीजिए, लेकिन जिस टाइम पे या वेब सीरीज़ बना लीजिए, आपको 150 करोड़ वापस आएंगे। तो जो 50 कमाए हैं वो एक रेशो में हम बांट लेंगे। तो वो रेशो जो होती है, वो इनका अपना मिला जुला संगठन होता है। वो 50-50 यूजली नहीं होता, जो पैसे लगाता है उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो 30 आप समझ लीजिए कि फाइनेंसर ले जाएगा, 20 जिसने ये कॉन्सेप्चुलाइज़ किया वो ले जाता है। लेकिन जो राइट्स होते हैं वो सारे चले जाते हैं नेटफ्लिक्स के पास, या फिर जो भी वो OTT प्लेटफॉर्म होता है। अब ये बैकएंड में कैलकुलेट करते हैं कि हमारे सब्सक्रिप्शन से कितना पैसा आने वाला है, कितने हम राइट्स जो हैं अलग अलग जगहों से एक्वायर करने में कुछ बजट लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 2900 इनकी टोटल टॉप लाइन है, उसमें से लेट्स से उन्होंने 900 करोड़ रुपए लगाए सिर्फ नए प्रोडक्शन में, और 2000 करोड़ लगाए कि हम बाकी जो और हैं टाइटल्स हैं इधर उधर के, वो भी पिक्योर करेंगे, बनी बनाई चीज़ें भी पिक्योर करेंगे। और OTT में जैसे मूवीज़ भी रिलीज़ होती रहती हैं, वो भी इसका पार्ट होता है। तो ये उसके हिसाब से लगाते हैं। इनकी मैथमेटिक्स होती है कि ये सब अगर हम करेंगे, तो हमारा सब्सक्रिप्शन जो बेस है, जिसको हमने चीज़ें बेची हैं, वो मैग्नेट की तरह चिपके रहेंगे, और अल्टीमेटली हमारी दुकान चलती रहेगी। अभी तक ये मॉडल जो है सक्सेसफुल चल रहा है काफ़ी लोगों के लिए। बीच बीच में जैसे अभी वेंचर आउट किया है अमेज़ॉन ने कि भाई हम आपको थोड़ा सा 2 ऐड भी दिखा देंगे चाहे आपने सब्सक्रिप्शन ली है, तो उनके लिए वो एडिशनल रेवेन्यू मॉडल बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़े से आपको इसको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कैसे चलता है। बड़ा सिंपल है। आपकी अगर 100 रुपये की चीज़ है, आप उसको महंगे में कैसे बेच सकते हैं, और एज अ कॉम्पोजिट आप कितनी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, और आपने अपना मार्जिन रखना है। 100 रुपये आप सारे सब्सक्राइबर से ले रहे हैं, आपने 20 अपने लिए रख लिए। 80 में आपको नई प्रोडक्शन भी करनी है, टाइटल्स भी एक्वायर करने हैं, ये हिंदी फिल्में जो और अंग्रेजी फिल्में जो थिएटर में आती हैं उनके भी लेने हैं। और इसका मिला जुला जो संगठन होता है, वो आपको एक एनुअल बजट में मिल जाता है कि जाइए कंटेंट हेड साहब, आप खरीदिए ये सब।
जो ज़्यादा अच्छे कंटेंट पे बिड कर पाता है, ज़्यादा चला पाता है, ज़्यादा इनोवेटिव होता है, उसकी दुकान ज़्यादा चलती रहती है. नेटफ्लिक्स इज़ अ वेरी प्राइम एग्जाम्पल बिकॉज कंसिस्टेंटली दे हैव डिलीवर्ड good shows, I would say internationally, plus they have an edge, and the edge is that not only in India they would give you a chance to watch worldwide shows. तो अगर आप मल्टीपल जगहों के लोकेशन के देख पाते हैं तो आप हुक्ड रहते हैं इस प्लेटफॉर्म से. फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे बोले कि सारे त्याग दो आप सब्सक्रिप्शंस तो, और लेकिन आपको एक रखना है कोई, तो मेरे ख्याल से मेरी भी चॉइस जो होगी वो नेटफ्लिक्स होगी बिकॉज आई रियली लव देयर कंटेंट, प्लस आई लव देयर एप्लीकेशन ऑल्सो. सबसे ज़्यादा स्टेबल और बढ़िया एप्लीकेशन जो है वो नेटफ्लिक्स की है, फॉलोड बाय ऑफ कोर्स अमेज़ॉन. ठीक है, अब आगे चलते हैं. आज हुआ क्या कुछ है थिएटर के अंदर. महा अवतार नरसिम्हा, तो जय प्रणाम मन से, क्योंकि डे 31 है और टेक्निकली पूरा कैलेंडर मंथ ख़त्म हो गया और आज 8 करोड़ रुपए का मैसिव जंप आया. कल 4.5 से 4.5 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने बुक किया था और अब 8 करोड़ रुपए किया है. मतलब अनस्टॉपेबल जोन में जा चुकी है. 233 करोड़ रुपीज़ पे पहुंच गया, कल 225 था, 300 करोड़ पार कर चुका है. मतलब फैंटास्टिक सुपर्ब जॉब डन. 310 के आसपास है. मतलब बहुत ही ख़तरनाक तरीके की कलेक्शन, जैसे कि ख़तरनाक तरीके का अवतार ने मतलब दिखाया थे, अपना दर्शन दिए थे पिलर फाड़ के, बिल्कुल वैसा ही है ये. ठीक है, अब आगे चलते हैं वॉर 2 की तरफ, फिर कुली की तरफ आते हैं. वॉर 2 का जो है डे 11 है. और मैंने महाअवतार और वॉर 2 को इसलिए भी सम्मिलित इकट्ठे किए क्योंकि ये एक हिंदी डायरेक्टर्स ने दोनों ने बनाई है. हालांकि जो प्रेजेंट करने वाले थे महाअवतार नरसिम्हा को वो एक कन्नड़ा इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं जो होम बले फिल्म्स वो है. तो आप कह सकते हैं कि ये ब्लेंडेड एफर्ट है. जो लोग ये चाहते हैं कि जिसको साउथ का ही ठप्पा लगे तो जैसे आपकी इच्छा, बट ये ब्लेंडेड है. वैसे वॉर 2 में अगर हम देखा जाए तो वो भी एक किस्म की ब्लेंडेड है क्योंकि इसके अंदर एक हीरो है NTR जो साउथ से आते हैं, तेलुगु जगत से आते हैं. AP तेलंगाना में काफ़ी चलता है उनका, लेकिन आज उनकी जनता जो उनका साथ नहीं दे रही है. उनको समझ ही नहीं आया कि NTR को कैसे प्रेजेंट किया गया. NTR ही NTR हर फ्रेम में दिखना चाहिए था, उनको वैसा पसंद आता है. तो 7 करोड़ इन्होंने कल किया था, आज के 8 करोड़. 222 करोड़ था, आज 8 करोड़ रुपीज़ ऐड करके 230 करोड़ हुआ है. तेलुगु मार्केट के अंदर आज का कलेक्शन मिला के ये हो गया 53 करोड़ रुपीज़. कल 52.5 था. तो आप ये समझिए कि सर 50 लाख रुपए संडे वाले दिन लोग वॉर 2 में इंटरेस्ट दिखाया है तेलुगु वर्जन के अंदर कि हम NTR को जाके देख के आएंगे. तो ट्रूली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ NTR का वॉर 2 में आने का. आप ये भी कह सकते हैं कि किसी से फीडबैक लिया जाए और आप लोग भी बता सकते हैं अगर आप कहीं AP तेलंगाना से हैं और कहीं आप तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस हैं कि आपको क्या कमी लगी NTR के प्रेजेंटेशन के अंदर. जैसे मैं कह सकता हूँ कि मुझे लगा कि शायद बहुत टोन डाउन किया गया ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को, क्योंकि अगर 1 के अंदर पार एक्सेलेंस ज़बरदस्त तरीके का स्वैग था, उसका 50% कर दिया है यहाँ पर. और ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाना चाहिए था, वो था ताकि वो NTR के आसपास दिख पाए. मुझे ऐसा लगता है NTR वॉज नॉट अ गुड चॉइस आई वुड से फॉर वॉर 2. वॉर 2 यू नीडेड अ किक एस पर्सन यार. मतलब टॉल डार्क हैंडसम उस तरीके के जोन के अंदर जाना चाहिए था जिसका स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादा हो. एक्टिंग अगर थोड़ी कम भी हो जाती तो मैं फिर भी मान लेता उसको, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई है कास्टिंग के अंदर. NTR को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करा जा सकता था, जहाँ डायलॉग्स बहुत स्ट्रांग हो, फेस एक्सप्रेशन चाहिए हो. मेरा मानना ये है. अब कुली की तरफ चलते हैं जो कि एक तमिल मूवी है और हिंदी वर्जन टोटल मिला के 29.5 करोड़ आया है. तो जो लोग भी नेगेटिविटी कर रहे हैं वॉर 2 की, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि कुली ने कुछ नहीं उखाड़ लिया. उसके जो शोज़ हैं उसकी ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी जो हैं वो 30 से 35% भी ऊपर नहीं जा रही हैं. तो और शो भी मिल जाते तो कुली ने कुछ नहीं उखाड़ना था. 29.5 करोड़ रुपीज़ भी ये कैसे कमा लिया है भगवान ही जानता है. ठीक है, ये क्योंकि ये इस लायक थी नहीं ये पिक्चर. ये काफ़ी मतलब वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता क्योंकि आई रियली रिस्पेक्ट लोकेश एंड ये जो रजनीकांत साहब है उन्होंने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया, लेकिन ये काफ़ी मुंह से निकल ही रहा है, घटिया पिक्चर है ये भाई. वॉर 2 कोई अच्छी पिक्चर नहीं है, मैं उसको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ. अगर आपको ये लग रहा हो तो बाई चांस जो नए आए हैं चैनल पे, जो पुराने उनको पता है इसमें कमियां हैं, लेकिन ये कुली तो नेक्स्ट लेवल की मार्टिन टाइप पिक्चर बना दी भाई. ये क्या पिक्चर है मेकर को खुद को नहीं पता है. क्या ये जेलर है या मेलर है या टेलर है, पता क्या है ये कुछ नहीं पता है इसका. एक मेक्सिको के जो माफियाज हैं वो एक कुली के 4 चंगू मंगू से क्यों डर रहे हैं, और वो भी उनके पास कोई बंदूक तक नहीं है. उनके पास वो बस नेल्स होते हैं ना जिसको खींचने के लिए यूज़ किया जाता है कोई भी भारी सामान, उससे वो डर गए हैं क्योंकि उसमें रजनीकांत है.
और रजनीकांत से आप मुक्के डलवा रहे हो यार, इस उम्र के अंदर आप जेलर वाला ग्रेसफुल रोल देते कि उनकी कमांड पे इतना कुछ हो गया, वो खुद ही घूसे मार रहे हैं, वो अनरियल लग रहा है। ऑफकोर्स इस उम्र में ना तो उनका बॉडी टाइप है कि वो ऐसा मारते हुए ठीक लगेंगे, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह ये सब चीज़ों में कमी रह गई। ये तो स्वैग है रजनीकांत का कि उन्होंने ये पिक्चर इतने अच्छे तरीके से कैरी कर ली, बट लोकेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि भाई इसकी मिट्टी पलीत हो जाए पूरी, कैमियोज़ की भी, पूरी पिक्चर की भी, ठीक है। और वॉर 2 के अंदर भी जैसे क्रिटिसिज्म कुली के लिए भी है, इसके लिए भी है कि भाई आयन मुखर्जी ने मेरे ख्याल से स्क्रीन प्ले के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो अपने डायरेक्शन के ऊपर शायद ध्यान दे रहा होगा, बट उसकी सीन का कंटिन्यूटी क्या है, कौन कहाँ है, स्टोरी की कंटिन्यूटी क्या है, उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। स्टोरी बहुत अच्छी है, आज की डेट में यही नहीं पता है कि भाई साहब ये NTR साहब आए कैसे रॉ के अंदर, ठीक है। वो कुछ तो हिंट होना चाहिए था, कुछ एक बैकग्राउंड, एक फ्लैश ऑफ ए फोटो होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो कुछ कमियां इसके अंदर भी रही हैं जिसकी वजह से ये ऑर्डिनरी अफेयर रहेगा, लेकिन इसके अंदर दम था। जब इसका फर्स्ट सीन आता है जिसके अंदर ऋतिक रोशन की एंट्री होती है और वो जापानीज़ लोगों से लड़ता है और डायलॉग्स भी बोलता है, तो ऐसा लगता है कि यार पिक्चर में दम लग रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वो ड्रॉप होने लग जाती है, बिकॉज जो आपका हीरो है उसको हीरो नहीं दिखाया ढंग से, और जो विलन है उसको विलन नहीं इस्टेब्लिश कर पाए, फिर मार भी नहीं सकते उसको, तो फिर अच्छा भी दिखा दिया, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इस पिक्चर में, ठीक है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जो सिनेमा लवर है वो इस चैनल पे मोर देन वेलकम, आइए मज़े करिए, कॉन्वर्सेशंस करिए, एक पॉडकास्ट भी कर सकते हैं इकट्ठे, उसके लिए हाँ ना लिखिए, आइए मोर देन वेलकम ऑन दिस चैनल। और जिनको गंद मचाने की आदत है, जिनको लगता है कि हम किसी एक फैंडम में फंस जाएँ, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे साउथ हो, कृपा करके यहाँ से भाग जाइए, नहीं चाहिए आप।